भूत और भविष्य को साथ लेके जो चल सके, शायद वही जवानी है। दो विपरीत ध्रुव होते हैं, एक तरफ बचपन और एक तरफ बुढ़ापा, और दोनों के बीच जो सामंजस्य बना करके समाज को दिशा दे सके, परिवार को दिशा दे के सही मायने में, वही युवा कहलाता है। यही परिकल्पना है आज के दिन की। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी पूरा देश ही नहीं, समूचा विश्व एक व्यक्ति को याद करता है और उसके नाम से मनाया जाता है यूथ डे। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और हम सब याद कर रहे हैं उस महान युवा को जिसे युग प्रवर्तक और युग परिवर्तन के नाम दिया गया। नाम है स्वामी विवेकानंद। यह आज से लगभग 1960 वर्ष पूर्व कलकत्ता के एक गांव में जन्मा एक गरीब परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, नाम नरेंद्र देव। अचानक सन्यास की ओर कदम रखा, वैदिकता को समझा, सनातन धर्म को समझा और प्रेरित हो आगे बढ़ा और पहुंचा अमेरिका। लोगों ने पूछा, आप अमेरिका में किसी कुछ सीखने आए हैं? उस नवयुवक का जवाब था, जी नहीं, मैं सीखने नहीं, यहाँ सिखाने आया हूँ। समय दिया गया 2 मिनट बोलने के लिए और जब उस व्यक्ति ने बोलना चालू किया तो लोग पूरे मंच में, पूरे सभागृह में शून्यता सा गई और आज उसी शून्य के पीछे पूरा विश्व चल पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानसिक शांति की, मानसिक शून्यता की। आज पूरी संदर्भ उसी चर्चा और इसी विषय पे लेकर के हम उपस्थित हैं आपके साथ। मैं हूँ नरेंद्र पांडे और हमारे साथ रायपुर के प्रसिद्ध चिंतक, विचारक, व्यवसायी देवेंद्र सिंह सिब्बल जी उपस्थित हैं और उनके बाजू में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के चिंतक जिनके बहुत सारे चिंतन आकाशवाणी से प्रकाशित हुए हैं, साथ में ही साहित्यकार हैं, विचारक हैं, अजय अवस्थी किरण जी। आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन है हमारे आज के प्रोग्राम युवा परिचर्चा के ऊपर में। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि स्वामी विवेकानंद का संपर्क हमारे छत्तीसगढ़ के इस भूमि रायपुर से भी बहुत रहा है। रायपुर में जिसे हम बूढ़ा तालाब कहते हैं, वर्तमान में विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपने बचपन काल में जब उनके पिताजी यहाँ पे रहा करते थे तो उस दौरान इसी बूढ़ा तालाब में सुबह नहाया करते थे और पास में ही विवेकानंद आश्रम है जो कि विवेकानंद जी के नाम पे ही रखा गया है। वहां पे अक्सर वो खेलने जाया करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से विवेकानंद जी के गुजर जाने के बाद वह आश्रम आज भी रहा और आगे चल करके यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर नारायणपुर जिला में एक आश्रम बना जिसे रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। आदिवासी लोगों के बीच शिक्षण, स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता के कार्यों में और अन्य समाज सेवा को लेकर के निरंतर अग्रसर यह संस्थान लोगों को विवेकानंद जी के ज्ञान, उनके अध्यात्म के बारे में बताने का प्रयास में निरंतर लगी हुई है। हमारे साथ में देवेंद्र सिंह सिब्बल जी हैं और देवेंद्र सिंह सिब्बल जी का जाना भी नारायणपुर की एरिया में काफ़ी होता है। वैसे सिब्बल जी रायपुर से काफ़ी समय से जुड़े हैं, आप बचपन से जुड़े हैं और इनकी भी स्मृतियों में विवेकानंद जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां होंगी। हम वही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं सिब्बल जी के साथ नारायणपुर की जगह पे, नारायणपुर के उस आश्रम में जो विवेकानंद जी के मार्गदर्शन पे चल रहा है, जहां पे अक्सर सिब्बल जी का जाना होता है। देवेंद्र भैया, आप रामकृष्ण मिशन के आश्रम से जुड़ाव रखे हैं, आप वहां जाते रहते हैं, जो कि विवेकानंद जी को के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। नारायणपुर जिला में जो आश्रम संचालित हो रहा है उसके साथ आपकी क्या स्मृतियां हैं? जब मैंने जैविक खेती छत्तीसगढ़ में शुरू की आज से 10 साल पहले, तो वहाँ के कुछ स्वामी जी मेरे पास यहाँ रायपुर आए। उनका पर्पस वो था कि वहाँ जो वो किसानों की मदद करते हैं, किसानों को खेती कराते हैं, किसानों से को जानकारी देते हैं, खेत की बीज उपलब्ध कराते हैं, ये सब कराते हैं। तो वो सब्जियों को हम किसी तरह रायपुर के बाज़ार में और विदेशों में भेज सकें। तो इस संदर्भ में रायपुर आए, मेरे से मिले और उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया कि आप नारायणपुर आश्रम आइए।
तो फिर मैं नारायणपुर आश्रम गया, वहाँ 2-3 दिन रहा, किसानों से मुलाकात की, किसानों के साथ मीटिंग की, किसानों से चर्चा की, खेती बाड़ी के बारे में चर्चा होती रही। काफ़ी अच्छी खेती वहाँ वो करते हैं। मैंने बीज भी उपलब्ध कराए, आलू के भी बीज वहाँ भेजे और दूसरे भी बीज भेजे। फिर एक बार स्वामी जी का फ़ोन आया कि आप एक 10,000 रुपये का एक दान जो है वो हमको आपसे चाहिए, 11,000 रुपये का। कि मैंने बोला स्वामी जी कहाँ भेजना है? तो बोले ये दूध संघ भेजना है। तो मैंने बोला स्वामी जी दूध संघ में क्या? बोले हमारे आदिवासी बच्चे जो हैं ये दूध का स्वाद नहीं जानते, ओह, दूध का स्वाद कैसे होता है। तो क्योंकि आदिवासी दूध नहीं पीते, आदिवासी जो है वो बोलते हैं दूध जो है गाय का, वो गाय के बछड़े के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। ये आदिवासियों की मानना सोच है। तो बोले हम एक 100-100 ग्राम के पैकेट, हमने दूध संघ को बोला है कि 100-100 ग्राम के दूध के पाउच बना के उसमें थोड़ी शक्कर मिला के इतने पाउच हमको रामकृष्ण मिशन वहाँ नारायणपुर में, मैं स्कूल भी देखा, वहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ बैठ के भोजन भी किया। उनका जो स्वामी जी जो वहाँ संचालन करते हैं उनका एक अलग मेस है, जी, उस मेस में खाना भी खाया। रात 2-3 रातें वहाँ रहा, फिर दोबारा भी कई बार आना जाना रहा वहाँ। तो इस तरीके से मेरा रामकृष्ण मिशन से जुड़ाव हो गया। फिर मैं जब भी कभी जो स्वामी जी मेरे पास आए थे वो ये भी चाहते थे कि हम जो है इन सब्जियों को, क्योंकि हम सब्जी विदेश भेजते हैं, इन सब्जियों को विदेश भेजा जाए। तो संयोग से उस अगले साल जब मेरे मामा आए लंदन से, तो मैं उनको लेके नारायणपुर गया और नारायणपुर जाके वहाँ सब देखा। अब शाम का समय, मैं और मामा जी दोनों ही थे। हम लोग शाम को काम ख़त्म करके और वो लंदन से आए थे, उन्होंने देखा और बड़ा रास्ते में हम लोगों ने खाना वाना भी खाया, बड़ा अच्छा देसी मूली ये वो सब चीज़ें खाते रहे। और वहाँ का एक जो लोकल डिशेस हैं, पान पोरगा ये वो बनता है, वो भी खिलाया उनको। मामा जी को बड़े प्रसन्न हुए। जब हम आश्रम गए, मिले, सब किसानों से मिले, सब्जियों का उत्पादन देखा। शाम हो गई, हमको 5 बजे हम लोग निकल गए, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा होने को था। तो हमने रास्ता जो है, मैं जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से ना जाके मैं कोंडागांव से के हाईवे में कोंडागांव वाली रोड पे डाल दिया। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मामा कुछ बात नहीं कर रहे, चुपचाप हैं। जब हाईवे आया तो मामा जी ने बोला कि तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया। मैंने बोला मैं भी अच्छा न, वो सन्न रह गया कि क्या रिस्क लिया। बोले इस 150 किलोमीटर की यात्रा में, जो वहाँ से 100 किलोमीटर थी या 80 थी या जितनी भी है नारायणपुर से कोंडागांव की, बोले तुमको एक भी गाड़ी या एक भी कोई आदमी मिला? तो मैंने बोला नहीं मिला। तो बोले अगर तुम्हारी गाड़ी को कुछ रास्ते में हो जाता या कुछ हो जाता, तुमको यहाँ मदद करने वाला भी कोई नहीं मिलता रात में। तो उनकी वो बात याद, अचानक अभी चर्चा होते होते ये सारी बातें याद आ गई, ये सारी चीज़ें याद आ गई। बड़ा अच्छा नारायणपुर से मेरा वहाँ के बाज़ारों में भी गया, वहाँ जो बाज़ार लगते हैं उनमें भी गया। तो ये जब आप बोल रहे थे जैसे भैया कि मामा जी जो आपके आए थे यहाँ छत्तीसगढ़ में और नारायणपुर तक जो गए, वो सब्जियों को देखने, तो क्या नारायणपुर की सब्जियां जी ब्रिटेन और इंग्लैंड तक जाती हैं? जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ से वो रायपुर आनी थी और रायपुर से कलकत्ता के मार्ग से हम लोग सब्जी भेजने का वो प्लान था। लेकिन वहाँ क्या है, जो वहाँ का जो सिस्टम था वो जो एक चीज़ पे फोकस नहीं था। अच्छा, आश्रम जो है बहुत सारी चीज़ें करता था एक साथ, बहुत से सेवा कार्य तो बहुत से सेवाकार थे। तो सब्जी का कुछ एक अलग इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये पेरिशेबल चीज है, ये खराब होने वाली चीज है, तो ये इसके लिए फोकस चाहिए कि जो सब्जी के उत्पादन पे ही ध्यान रखें, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका उत्पादन हो और वो सब्जी रायपुर आ जाए। और वो रायपुर से मैं करता रहा, रायपुर से मैं सब्जियां उगा के कलकत्ता के थ्रू काफी समय तक भेजता रहा यहाँ से। तो नारायणपुर भी कोई दिक्कत नहीं था भेजना। बिल्कुल। और नारायणपुर की जमीन भी बहुत अच्छी है, मैं खुद वहाँ पूरा एक अच्छा देखा। विषय आपने आज युवा महोत्सव के दिन दे दिया है हमें। विवेकानंद की बात चल रही है कि
बस्तर का जो एरिया है और खास करके उत्तर बस्तर जिसमें नारायणपुर आता है अजय भैया, जी इन जगहों पे अगर सब्जी का उत्पादन किया जाए और जैसी मांग है वैसी उत्पादन अगर वहाँ किया जाए, ऐसे लोग अगर जागरूक होते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादित सब्जियां इंग्लैंड जा सकती जा है सकती हैं, और लोगों बिल्कुल को जा अच्छा सकते हैं, बिल्कुल। मूल्य मिल सकता है। इस जी विषय जी पे हम देवेंद्र भैया आपके साथ में जरूर एक बार और अलग से चर्चा करेंगे, अलग वीडियो लेकर के आएंगे कि छत्तीसगढ़ में सब्जियों की खेती के लिए कैसा भूमि है, कैसा मार्केट और कैसा वातावरण है और कैसे इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जी जी अपने जनता को, अपने किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। विषय को मैं ले चलूंगा वापस विवेकानंद जी के ऊपर में, क्योंकि आज का जो दिन है वो विवेकानंद जी के ऊपर में है। अजय जी के पास चलता हूँ। अजय भाई, विवेकानंद जी, क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, तो विवेकानंद जी की कुछ स्मृतियां आपके पास भी होंगी, जी क्योंकि आपका निवास पास में ही है और बूढ़ा पारा से जो जुड़ा हुआ काफी कुछ विचार जरूर होगा, काफी कुछ ज्ञान हमारे पास में होगा, स्मृतियां होंगी, तो थोड़ी सी आपके साथ भी हो। जी नरेंद्र जी, रायपुर में डे भवन में स्वामी जी रहे, अच्छा। ऐसा प्रमाण मिलता है। हरिनाथ डे और उनकी स्मृति में वो स्मारक बनाया जा रहा है। उनके विचारों से स्वामी आत्मानंद जी बहुत प्रभावित हुए और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद वैराग्य का मार्ग अपना लिया और स्वामी जी विवेकानंद जी के मार्ग पर चलते हुए रामकृष्ण मिशन की आश्रम की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र में, विचार में और जो उन्होंने युवाओं में एक ज्वाला भरी, उसके पीछे जो उनके गुरुदेव थे पूज्य ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनकी ऊर्जा स्वामी जी पर प्रवाहित होती रही। स्वामी जी की इच्छा थी कि वो निर्विकल्प समाधि में चले जाएं। अपने गुरु से उन्होंने कहा भी था कि मैं मुक्ति चाहता हूँ और ये निर्विकल्प समाधि परम आनंद की अवस्था है। पर ठाकुर श्री ने उनसे कहा कि ये तेरे निज स्वार्थ की बात होगी, तुझे लोक कल्याण के लिए बाहर जाना होगा। और फिर स्वामी जी वहाँ से परिव्राजक के रूप में पूरे भारत भर में भ्रमण किया और फिर खेतड़ी के राजा से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कुछ आर्थिक व्यवस्था की तो अमेरिका जाने का, शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल होने का उनको मौका मिला। स्वामी जी कई बार अपने संस्मरणों को उन्होंने साझा किया है। तो रामकृष्ण मिशन से विवेक ज्योति पत्रिका निकलती है, उसमें उनके कुछ संस्मरण साझा हुए हैं। उन्होंने लिखा कि एक बार तो मैं मौन यात्रा में था, मौन व्रत के साथ था, पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित। संन्यास की एक ऐसी भी अवस्था होती है नरेंद्र भैया कि जिसमें किसी से कुछ नहीं मांगना है, केवल पूरा अस्तित्व पर समर्पित हो जाना है। अगर वो मिला तो ठीक। इस दौर में उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। फिर वो कहते हैं कि ऐसा भी चमत्कार होता कि कोई ना कोई ला के मुझे भोजन दे देता, मुझे कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता। ऐसे साधक, ऐसे हमारे सनातन मूल्यों की रक्षा करने वाले, हमारे धार्मिक मूल्यों के प्रति समर्पित स्वामी जी महाराज जब भारत लौटे थे तो बेलूर मठ की स्थापना की, युवाओं को प्रेरित किया और मात्र 39 वर्ष पूरा नहीं करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। इतनी कम उम्र में, केवल 8 से 10 सालों में उन्होंने क्रांति का जो बीज बोया, पूरी दुनिया उनकी विद्वता के आगे नतमस्तक हो गई। शिकागो धर्म सम्मेलन के व्याख्यान के बाद वहाँ के न्यूयॉर्क टाइम्स में, अखबार में छपता है संपादकी में कि इतने बड़े विद्वान को भारत से यहाँ पर हम देख करके अचंभित है कि हम यहाँ से मिशनरीज को भेजते हैं धर्म प्रचार के लिए। हमारे सनातन मूल्यों का धनी भारत, जब उसके विचार को लोग जाने तो हतप्रभ रह गए कि कैसे अद्भुत ग्रंथ हैं, साहित्य है, दर्शन है। स्वामी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत का सनातन मूल्य और धर्म जो है कितना मूल्यवान है और आज उसके पीछे पीछे सारी दुनिया चल रही है और भारत में जो शांति और प्रेम का संदेश देने का काम हो रहा है, स्वामी जी के आदर्शों के अनुरूप हो रहा है। बिल्कुल। हाँ अजय जी, एक बात और आती है कि जब स्वामी विवेकानंद जी, जिस उम्र में लोग अपने आप को युवा होना सोचना चालू करते हैं, उस उम्र में उस व्यक्ति ने एक पूरा वृहद संदेश दे के गया जी, जिसको बहुत से अनुभवी लोग भी उस समय नहीं समझ पाए थे। उनको समझने में उन्हें 10 वर्ष लग गए कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है। मैं विचार को आगे ले जाते हुए बस इतना चाहूँगा कि सिब्बल जी, स्वामी विवेकानंद
हर किसी युवा ही नहीं, हर वह व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, जो चैलेंजेस लेना चाहता है, उसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आप एक सफल उद्यमी के रूप में आगे आए हैं और वर्तमान में आप एक चिंतक और आध्यात्मिक की ओर आपने कदम रखा है। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव आपके जीवन में कितना छवि छोड़ दिया है, कितनी अमिट छाप छोड़ता है, उसके ऊपर मैं आपसे कुछ अनुभव चाहूंगा। स्वामी जी का जो बचपन से ही जो प्रयास था लोगों को जोड़ना, किसी का विवाद हो जाए तो उसके बीच में जाके उनको बचाना, भले उसके लिए उनको खुद को भी चोटें खानी पड़े, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज के समय में, आज के युवाओं के लिए, कि अपने जीवन को स्वामी जी के आदर्शों से कुछ सीखें। और जो इतना आज अशांति और ये जो जुर्म का वातावरण फैला हुआ है, जो अपराध का वातावरण फैला हुआ है हर जगह, ये इस पे कुछ कंट्रोल हो, कुछ इस पे लोगों को इनकी जीवन से कुछ प्रेरणा मिले और ये सब चीज़ें जो हैं बंद हों। जी, स्वामी जी का एक प्रमुख, अगर जैसा कि आपने कह दिया कि वो पूरे समय शांति शांति और शांति सेवा का ही सेवा और संदेश शांति। पूरे देश में दिया, पूरे विश्व को दिया। शांति, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शून्यता, शिकागो में उन्होंने शून्य पे ही व्याख्यान दिया था। आज शायद युवा को उसी शून्य की पुनः आवश्यकता पड़ रही है। उन्हें इस भाग दौड़ की जिंदगी में, जहां पे आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सारी चीजें उपलब्ध है, अगर आप कुछ सोचते हो, बस सोचना भर है जी। कि आपके हाथ में बैठे हुए मोबाइल में वो सारी चीजें स्क्रीन पे आ जाती हैं। इस समय सबसे अधिक आवश्यक है आपके मस्तिष्क को, आपके मन को एक शून्य की, क्योंकि भरा पड़ा हुआ है ज्ञान से, भरा पड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन से। तो इस समय जरूरत है वाकई स्वामी विवेकानंद के उस आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है जो वो पूरे विश्व को बांटते आए हैं। अजय जी, एक चिंतक, एक विचारक होने के नाते मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी को आप अपने अनुभव और अपने विचार, विवेकानंद एक युग प्रवर्तक के रूप में आप थोड़ा सा बता दें। स्वामी जी के साहित्य को पढ़ने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने युवाओं को यही कहा था कि तुम्हें पहले स्नाविक रूप से मजबूत होना है। जैसा कि नरेंद्र भैया आपने एक बार कहा कि स्वास्थ्य की जो बुनियादी बात है, देवेंद्र भैया भी कह रहे थे कि प्रयास कैसे करें, खाद्यान्न से लेकर के, उद्योग से लेकर के, प्रकृति के संतुलन और प्रदूषण के बीच स्थापना को लेकर के युवा साथी सशक्त जब तक नहीं होंगे वो राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलो। उन्होंने युवाओं को शक्ति से भरपूर करना चाहा था। उन्होंने प्रेरित किया था कि तुम्हें उद्यमी बनना है। और बातों ही बातों में देवेंद्र भैया ने एक बार मुझे बताया था कि पिताजी के साथ जब विभाजन के बाद वो रायपुर आए तो पिताजी ने जो संघर्ष किया उससे प्रेरणा लेकर के उनके भीतर जो आदर्श आए, विवेकानंद जी के विचारों से भी एक क्रांति आई कि मुझे उद्यम करना है। और उन्होंने अपने पितृधर्म के साथ साथ उस व्यवसाय को और भी ज़्यादा बढ़ा करके अब क्या कर रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं कि समाज को लौटाना है, समाज से लेने के बाद समाज को लौटाना है। स्वामी जी ने यही कहा कि तुम्हें जो भी मिलता है तुम उसे कई गुना वेग से समाज को लौटाओ, उसकी सेवा करो। सेवा परमार्थ, जैसा कि आपने कहा कि रिक्तता की ज़रूरत है। दिमाग इतना ज़्यादा भरा हुआ है सूचनाओं से, वल्गर बातों से, उसे रिक्त करना जरूरी है और अच्छे विचारों को लाना पड़ेगा और सेवा और परमार्थ के लिए जाना पड़ेगा। जैसा कि देवेंद्र जी ने अपनी संस्थाओं के माध्यम से बड़ी सेवा कार्यों की मिसाल स्थापित की है। वो चाहे गुरु नानक जी से प्रेरित हो, गुरु गोविंद जी से हो, स्वामी विवेकानंद जी से हो, परमार्थ परमार्थ और परमार्थ। नरेंद्र भैया, यही महत्वपूर्ण बात है। जी दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन के ऊपर में, युवा महोत्सव और युवा सोच के ऊपर में। साथ में मेरे थे देवेंद्र सिंह सिब्बल जी और अजय अवस्थी किरण जी। युवाओं, मुख्य रूप से जो आज चर्चा का विषय रहा, वह विषय का जो सार आया केवल इतना ही आया है, परमार्थ करो। परमार्थ में आपको कर्म करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा देर के लिए मोबाइल को किनारे करना है, कंप्यूटर किनारे करना है और मैदान में निकलना है, ताकि आप शक्तिशाली बन सके, ऊर्जान्वित हो सके। यह ऊर्जा का पहला, युवाओं का
पहला संदेश है। दूसरी बात और कही अजय अवस्थी जी के पास से आ गई है कि आपको सेवा भाव रखना है, उद्यमी बनना है। सेवा से तत्पर और उद्यमी से तात्पर्य केवल इतना ही है कि आपको अपने लिए जो करना है उससे कहीं ज्यादा दूसरों के लिए करना है। कोई भी कार्य केवल अपने लिए मत सोच के करिए, ये सोच के करिए कि आपसे अन्य लोगों को क्या फायदा होने वाला है। समाज को जैसा कि कितना मैं लाभ है। सिब्बल जी से भी बता दूंगा कि जब सिब्बल जी कोई व्यवसाय करते हो तो केवल अपने फायदे के लिए नहीं सोचते थे, समाज के वो हित के समाज के लिए। और चार लोग ये सोचते कि मैं चार लोग को कैसे हेल्प कर पाऊंगा, और शायद इसीलिए अच्छे उद्यमी सिब्बल जी, यहाँ पर सिब्बल परिवार जाना जाता है। और तीसरी बात जो मैं अपने संदेश में कहना चाहूंगा कि हर युवा को चाहिए कि थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाए, मौन हो जाए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद अक्सर करते थे कि वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मौन हो जाया करते थे। मौन से बड़ी कोई ताकत नहीं है, मौनम सर्वत्र साधते। यह आज का रहा। हम अगली बार फिर किसी इसी विशेष विषय के साथ में आपकी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे, नरेंद्र पांडे को, देवेंद्र सिंह सिब्बल जी और अजय अवस्थी को निवेदन। नमस्कार।